नमस्कार, खबर अब तक के खास कार्यक्रम एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। आज सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं चीन की, क्योंकि चीन अपना सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत लगभग तैयार कर चुका है। इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से भी हो चुका है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन बहुत जल्द ही इसका ट्रायल भी कर सकता है। चीन अपना सबसे आधुनिक और खतरनाक विमान वाहक युद्धपोत बना रहा है। इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। रक्षा एक्सपर्ट्स की माने तो चीन बहुत जल्द इस युद्धपोत को समुद्र में उतार सकता है। जानकारी के मुताबिक चीन आधुनिक टाइप 003 एयरक्राफ्ट करियर बना रहा है, जो लगभग पूरा होने वाला है। इसे शंघाई के पास उत्तर पूर्व में मौजूद शियांगनान शिपयार्ड में साल 2018 से बनाया जा रहा है। एक सैटेलाइट ने इसकी तस्वीरें 7 जून 2022 को ही ले ली थी। सैटेलाइट तस्वीरों में करियर का डेक साफ तौर से दिखाई दे रहा है। एयरक्राफ्ट करियर से बैक इक्विपमेंट हटाए जा चुके हैं। पूरा डेक ड्राई दिख रहा है। पोत को पानी में उतारने की तैयारी की जा रही है। जब इस बारे में चीन के रक्षा मंत्रालय से पूछा गया तो उधर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया। अभी तक इस युद्धपोत की लॉन्चिंग की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द ही समुद्र में उतारा जा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मानना है कि चीन भले ही इसे समुद्र में उतार ले, लेकिन पूरी तरह से ऑपरेशन होने में इस एयरक्राफ्ट करियर को अभी 1.5 साल और लगेंगे, क्योंकि उसके पहले काफी ज्यादा मात्रा में समुद्री ट्रायल्स होंगे। चीन के इस ऑपरेशन पर अमेरिका की नजर है, इसलिए अमेरिका ने इस बात की जानकारी भी दे दी है। लेकिन क्या वाकई में ये युद्धपोत दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत साबित हो सकता है? ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चीन ने कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था। हालांकि इससे पहले ही तुर्की के लिए भारत के गेहूं की वो खेप रवाना हो चुकी है, जिसके लिए अब तुर्की इंतजार कर रहा था, और इस खेप को मिस्र ने भी ठुकरा दिया था। और अब गेहूं की यह खेप इजराइल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। तुर्की और मिस्र से ठुकराई गई भारत की गेहूं की 56,000 टन की खेप फिलहाल इजराइल के बंदरगाह पर फंसी हुई है। तुर्की और मिस्र से होते हुए गेहूं अब इजराइल के बंदरगाह पर पहुंच गया है। गेहूं की एक खेप कहां भेजी जानी है, उसके लिए सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि गेहूं की खेप के ठुकराए जाने और पैगंबर मोहम्मद पर हालिया विवाद के बीच कोई संबंध नहीं। भारत सरकार का कहना है कि भारत से रवाना होने से पहले गेहूं की इस खेप को सभी जरूरी क्वारंटीन प्रक्रियाओं से गुजारा गया था। आईटीसी लिमिटेड ने इस खेप को तुर्की भेजा था। वहीं अधिकारी ने कहा तुर्की ने इसीलिए गेहूं की खेप ठुकरा दी क्योंकि गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 13 से 14% कम थी, जो तुर्की के लिए मुख्य खाद्य सुरक्षा मानक है। वहीं मिस्र ने सैंपल की जांच के बिना ही गेहूं की खेप लेने से इनकार कर दिया था। वहीं एक अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, लेकिन इससे पहले ही खेप भारत से रवाना हो गई थी। गेहूं की इस खेप की कीमत लाखों में हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब इजराइल में जो गेहूं की खेप भारत की फंसी हुई है, ये कहां पर जाती है, इस पर विचार भारत सरकार जरूर करेगी। अब कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर हिंसा मामले में एक तरफ पुलिस का एक्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में अब बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है, जिसके लिए अब पुलिस कमिश्नर ने 100 से ज्यादा घरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली है। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता को भी गिरफ्तार किया है। वहीं अब शहर में बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर में नई सड़क और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलने वाला है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने KDA-VC को 100 से ज्यादा भवनों की सूची भेजी है। इन इमारतों के नक्शे के साथ ही वैध या अवैध होने की जानकारी भी मांगी गई है। जिला प्रशासन ने भी KDA से जल्द जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा है। सूची के सत्यापन के बाद प्रशासन और पुलिस अवैध भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करेगी। बता दें कि कानपुर हिंसा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें शामिल उपद्रवियों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ने अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानपुर हिंसा के सिलसिले में यहां पुलिस ने एक स्थानीय बीजेपी नेता और 12 अन्य को गिरफ्तार किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि यूपी पुलिस का खौफ अपराधियों में तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी में हिंसा होती है तो सवाल कई तरह के उठते हैं। लेकिन साथ ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से अब बड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया होगा।
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी हनुमान जयंती जुलूस के बाद एक बार फिर से पथराव की खबरें सामने आई है। दो पक्षों में पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है। दो समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई है और पूरी घटना मंगलवार देर रात को जे ब्लॉक में घटी है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। बताया जा रहा है कि बीती रात दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में लोगों को पथराव करते देखा जा सकता है। वहीं इस घटना में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटनास्थल पर पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस लगातार इलाके में गश्त भी कर रही है। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने बताया कि इस मामले में जहांगीरपुरी के रहने वाले दो आरोपियों विशाल और वीरू को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। दरअसल जहांगीरपुरी में ही 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर भी रही है। कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं, कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन बेशक ये घटना हो चुकी हो, लेकिन अब पुलिस का साफ कहना है कि इस तरह की हिंसा को और पथराव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में अब आम नागरिकों को भी निशाना बनाने वाले आतंकियों से अब सुरक्षा बलों ने बदला लेना शुरू कर दिया है और 4 आतंकियों को मार गिराया गया। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं और कश्मीरी पंडितों से लेकर आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है। सुरक्षा बलों ने सोमवार रात से मंगलवार रात तक जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि सोपोर और शोपियां में एक आतंकी मारा गया। वहीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली की मोदी सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिए थे कि घाटी की शांति को भंग करने वालों को ढूंढ कर मारा जाए। वहीं मारे गए आतंकियों में 2 पाकिस्तानी आतंकी भी हैं। ये दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा के थे। इनमें एक आतंकी की पहचान तुफैल के रूप में हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुपवाड़ा के चकतारस कंडी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बल काफी मुस्तैद है और आतंकी जिस भी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं वो अब नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए कई आतंकी घटनाएं बढ़ भी रही हैं। लेकिन अब सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि अब ऑपरेशन क्लीन फिर से चलाया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मशहूर सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर प्रतिक्रिया दी है और साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए किन किन मुद्दों पर उन्होंने बयान दिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस द्वारा 2 गैंगस्टर हरियाणा से पकड़े गए हैं और इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो कहीं के भी हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विज से सवाल किया गया कि आप अक्सर कहते हैं अपराधी हरियाणा या अपराध छोड़ दे। इस पर विज ने कहा हरियाणा में हमने गैंगस्टर पर कार्रवाई के लिए एसटीएफ बना रखी है। तो पूरी तरह से अगर वो कहीं भी है, कोई भी है जो कानून के खिलाफ काम करता है किसी। वहीं केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, खासकर दिल्ली और पंजाब सरकार के। आपके पास सारी एजेंसियों की ताकत है और भगवान हमारे साथ है। इस पर जवाब देते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा केजरीवाल को बिना बात का भय सताता रहता है। पंजाब में बढ़ते क्राइम और लगातार हो रही हत्याओं की वारदातों पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। वहीं कुलदीप बिश्नोई को मिली धमकी के मामले में अनिल विज ने कहा मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। मामले में गहराई तक जाएंगे। तो कई मुद्दों पर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा बयान था केजरीवाल पर पलटवार, जो कि ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने किया था। कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है।
सबसे पहले सलमान खान और सलीम खान को धमकी भरा एक पत्र मिलता है, जिसमें सलमान खान का हश्र सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी जाती है। और उसके बाद हरियाणा कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई को भी व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। इस मामले को गंभीरता से लिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो धमकी दी गई थी उसमें भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की बात कही गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस तरह से कई शख्सियतों को धमकी दी गई है। कुलदीप बिश्नोई को धमकी देने वाला युवक अब गुड़ामालानी से गिरफ्तार किया गया है। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जान से मारने की इस शख्स ने धमकी कुलदीप बिश्नोई को दी थी। मूसेवाला जैसा हश्र करने की धमकी दी गई थी। आरोपी युवक कंवर को गोलिया गरबा से गिरफ्तार किया गया है। और वहीं इस पूरे मामले में कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर जानकारी दी और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद भी किया है। ये भी आपको बताना जरूरी है कि कुलदीप बिश्नोई ने इस मामले की जानकारी पहले ही साझा कर दी। इस मामले में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई को ये जो धमकी मिली थी इसे गंभीरता से हरियाणा पुलिस ने भी लिया था। लखनऊ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर किसी को यकीन तक नहीं हो रहा। यहां पर एक नाबालिग लड़के ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। लखनऊ में नाबालिग लड़के ने मां को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मां पबजी खेलने से मना करती थी। यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन किया गया कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं, लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो सब सन्न रह जाते हैं। कमरे के अंदर एक महिला का शव देखकर पुलिस चौंक जाती है। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेम की लत ने एक बेटे को अपनी मां का हत्यारा बना दिया। कातिल बेटे ने 2 दिन तक मां के शव को छुपा कर रखा। वहीं हत्या के पीछे की वजह बस इतनी सी थी कि मां ने बेटे को पबजी खेलने से रोका था। पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोकती थी। इससे खफा होकर उसने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। किसी भी गेम का नाबालिग बच्चों पर कितना असर हो सकता है, ये खबर एक बड़ा उदाहरण भी है और उन अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है जो लगातार नजरअंदाज करते हैं कि कितनी देर तक उनका बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं। झज्जर में एक हैरान कर देने वाला हत्या का मामला सामने आया है। एक पति पर ही अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा। घरेलू लड़ाई झगड़े के दौरान तेजधार हथियार से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। झज्जर के गांव सिलाना के एक ईंट भट्टे पर हत्या की ऐसी वारदात घटी है जिसके बारे में सुनकर एक बार तो किसी को यकीन तक नहीं हुआ। झज्जर में एक पति ने अपनी पत्नी की कस्सी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक महिला की पहचान 40 साल की मालती के रूप में हुई है, जो हजारी लाल नाम के शख्स की पत्नी है। पुलिस के मुताबिक झज्जर गांव के सिलाना के जीवन भट्टा पर हजारी लाल अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ मजदूरी करने आया था। यहाँ पिछले कई दिनों से परिवार काम कर रहा था। सुबह के समय हजारी और उसकी पत्नी मालती के बीच किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान हजारी ने तैश में आकर अपनी पत्नी पर वहीं पड़ी एक कस्सी से एक के बाद एक कई वार किए, जिससे मालती जमीन पर गिर पड़ी। बाद में मालती को झज्जर नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां मालती नाम की महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन की। बाद में पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। उधर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। छोटी छोटी बात को लेकर रिश्ते कैसे तार-तार हो जाते हैं, कैसे खून का बदला खून से लिया जाता है, ये तो कई बार आपने दुश्मनी में देखा होगा, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी की हत्या करते वो भी घरेलू विवाद में, ये बहुत कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाकर लौट रहे कुछ नाबालिगों पर अचानक से चाकू से एक के बाद एक कई हमले होते हैं। ये पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट को। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवाने पहुंचे छात्र मूल रूप से बल्लभगढ़ के हरि विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देर रात के बाद दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ छात्र गए थे। इन नाबालिगों पर किसी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया।
बर्थडे पार्टी के दौरान ही कुछ लोगों के साथ इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। बात बढ़ते बढ़ते हमले तक जा पहुंची। ये मामला इतना बढ़ गया था कि दूसरे पक्ष के युवकों ने इनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई है। सबको मारे भैया बता। किसने मारे और कब की घटना है ये? एक तो लोटन नाम का छोरा आगा कुछ मुसलमान में थे। एक युवक पर 7 बार चाकू से हमला किया गया था, तो वहीं दूसरे छात्र पर भी 2 बार चाकू से हमला किया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्रों का सिविल अस्पताल में उपचार करवा भेज दिया है और दोनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई जारी है। देखने वाली बात है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में है, लेकिन आखिरकार क्या वो बात थी जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से नाबालिगों पर हमला कर दिया जाता है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में जमीन विवाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले में पंजाब के रहने वाले एक पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र सिंह पर जमीन का कब्जा करने के आरोप लग गए। क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए 1 मिनट की इस रिपोर्ट को भी। पंजाब के पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र सिंह पर जमीन कब्जाने के सनसनीखेज आरोप लगे हैं। पूर्व विधायक के रिश्तेदार परमवीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त मेजर अजीत सिंह ने ही पूर्व विधायक जीत मोहिंद्र समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल ये पूरा मामला 20 एकड़ जमीन और ऐतिहासिक किला जबरन हथियाने का है, जिसे लेकर उनकी साली के पति सेवानिवृत्त मेजर अजीत सिंह ने शाहबाद थाने में 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। श्री आनंदपुर साहिब लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी के गुरबख्श सिंह ने बताया कि 2021 में सोसाइटी ने ये जमीन किराए पर ली थी और बीते 4 मई 2022 को जीत महेंद्र सिंह पूर्व विधायक अपने साथ 30 से 40 दबंगों को लेकर आए और वो 4.25 एकड़ में बने किले पर कब्जा कर लिया। शाहबाद थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की। मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई की बात कही है। मामला जमीन विवाद का है, ऐसे में पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। तो देखने वाली बात है कि क्या पंजाब के तलवंडी साबो के पूर्व विधायक से पूछताछ होती है, और अगर होती है तो पुलिस के सवालों के क्या जवाब दिए जाते हैं। आरोप तो गंभीर है, किसी की जमीन को कब्जाना ये गैर कानूनी है, लेकिन पूर्व विधायक क्या कहते हैं ये देखने वाली बात है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बाहर से आ रहे कुछ छात्र भी पढ़ते हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। दरअसल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर करनाल में धरना देकर चिंता जाहिर की। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों की माने तो वे अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। दरअसल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के साथ ही बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल भी है। शाम के वक्त गर्ल्स स्टूडेंट्स जब हॉस्टल से बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो कुछ आउटसाइडर्स स्टूडेंट्स के साथ छेड़खानी करते हैं। हम सबको नहीं रोक सकते, हम ये चीज़ जानते हैं कि एक हॉस्पिटल है, ओपीडी है, लोग आते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट गार्ड के पास एक चेक रहे कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग कैंपस के विदिन घूम रहे हैं, उनका एक चेक रहे। पता लग जाता है कि दीज पीपल आर नॉट राइट, ये लोग शरारती तत्व हैं, उन्हें रोका जाए, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट की जाए। अगर उस वाले एरिया की कवरेज नहीं हो सकती, आगे चेक पॉइंट पे उनको रोका जाए। अगर ये वाले आगे तो ओपीडी वाला एरिया खत्म हो जाता है तब उन्हें रोका। गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ इससे पहले भी कई बार छेड़खानी की घटनाएं हो चुकी हैं। इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, अगर तब उनके ऊपर एक अच्छी कार्रवाई की जाती पुलिस द्वारा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। झज्जर में ट्रैक्टर डंपर के नीचे कुचले जाने से 4 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। झज्जर के एक ईंट भट्ठे पर मासूम खेल रहा था, उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। झज्जर में एक ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के मासूम बच्चे को ट्रैक्टर चालक ने कुचल दिया, जिसकी वजह से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम का नाम सुजीत था, जो महूती नगर जिला नालंदा बिहार का रहने वाला था। मासूम सुजीत अपने परिजनों के साथ ही यहाँ झज्जर के गांव सूरा के ईंट भट्टे पर पिछले कई दिनों से आया हुआ था। उसके परिजन यहाँ ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस के अनुसार मंगलवार को मासूम सुजीत खेल रहा था और उसी दौरान ही भट्टे पर ईंट भरने वाला ट्रैक्टर डंपर भी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसी दौरान जब ट्रैक्टर डंपर चालक ने ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए उसे पीछे की ओर धकेला तो वहां पर खेल रहा मासूम सुजीत उसकी चपेट में आ गया। तो आज वो ट्रैक्टर चालक जो था, जो ईंटें लोड कर रहा था,
उसने लापरवाही से बैक करी और ये बच्चा पीछे गिरा था, तो ये इसकी मृत्यु हो गई है। हादसे के बाद मासूम सुजीत को झज्जर नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जहां डॉक्टर ने ट्रैक्टर डंपर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। जाहिर तौर पर ये ट्रैक्टर चालक की बड़ी लापरवाही है कि 4 साल का मासूम बच्चा उसे दिखाई तक नहीं दिया। अब इस मामले में बेशक कार्रवाई होगी, लेकिन उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने मासूम बच्चे को खो दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर लेते हैं। इसमें एक बार फिर से हरियाणा की टीम ने स्वर्ण और 4 रजत पदक अपने नाम किए। दरअसल शाहबाद लोटी गतका टीम का जोरदार स्वागत हुआ है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद पहुंचने पर बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार बेदी ने भी इस टीम का हौसला बढ़ाया। महिला हॉकी के बाद अब परंपरागत गतका खेल में भी शाहबाद का नाम देश भर में रोशन हुआ है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से कस्बे में खुशी का माहौल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीतकर शाहबाद लोटी गतका टीम का हौसला हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बढ़ाया। हमारे पारंपरिक खेल गतका को शामिल करने का मैं केंद्र की सरकार, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, हमारे युवा खेल मंत्री भाई संदीप सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गतका को पहली बार खेलो इंडिया में शामिल किया। विजेता खिलाड़ियों का कहना था कि उनकी ये उपलब्धि पाकर वो काफी खुश हैं। इस टीम के खिलाड़ियों ने बताया कि पिछली बार इन्हें पदक नहीं मिला था, तो ये ठान लिया गया था कि गोल्ड लेकर ही आएंगे। इंद्रजीत सिंह जो कि टीम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी पदक लेकर बेहद खुशी जताई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा अव्वल दिखाई दे रहा है। कई पदक हरियाणा के खिलाड़ी अपने नाम कर चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़ा नाम का व्यक्ति भी है, जिसने शूटर्स को मूसेवाला हत्याकांड में गाड़ियां भी मुहैया करवाई थी और सिद्धू मूसेवाला को लेकर कुछ जानकारियां भी दी थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को रेकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक केकड़ा ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकड़ा की गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री की कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। वहीं जानकारी ये भी मिल पा रही है कि प्रभदीप ने जनवरी में हरियाणा में आए शूटर को रहने की जगह दी। दोनों ने मिलकर पहले मूसेवाला की रेकी की और फिर आरोपी मोनू डागर ने 2 शूटर्स का इंतजाम किया, जिसके बाद शूटर्स की पूरी टीम तैयार की गई। बताया जा रहा है कि पवन, बिश्नोई और नसीब ने बुलेरो गाड़ी मुहैया करवाई थी। साथ ही सारस मिंटू ने मनप्रीत भाव से 2 शूटर्स को गाड़ी देने को कहा और मनप्रीत मन्ना ने कोरोला गाड़ी मनप्रीत भाव के जरिए शूटर्स तक पहुंचाई। इस पूरे मामले में ये तो साफ है कि कई शूटर्स शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे उन शूटर्स तक पंजाब पुलिस पहुंच पा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर एक भी शूटर्स के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब से हरियाणा तक तार जुड़े हैं। पंजाब पुलिस की जांच के दौरान सोनीपत के गांव गड़ी सिसाना के मंजीत उर्फ भोला का नाम भी इस हत्याकांड में सामने आया और गांव के ही प्रियव्रत का ये साथी मंजीत उर्फ भोला बताया गया है, जो कि पंजाब पुलिस के रडार पर है। पंजाब में 29 मई को गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, जिसके बाद से सोनीपत से मामले के तार जुड़े होने की खबरें लगातार सामने आई। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद में देखी गई। बिस्ता के पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवाने के दौरान उससे उतरे 2 युवक सोनीपत के बताए गए थे, जिसमें से एक गड़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी था। गड़ी सिसाना का प्रियव्रत कुख्यात बिट्टू बरोड़ा के पिता कृष्ण की हत्या में नामजद रहा है। उस पर सोनीपत पुलिस ने पिछले दिनों ही 25,000 रुपए का इनाम रखा था। अब इस मामले में पंजाब पुलिस के रडार पर एक दूसरा नया आरोपी भी है, जो कि प्रियव्रत के गांव का ही रहने वाला मंजीत उर्फ भोला है। मंजीत उर्फ भोला प्रियव्रत का साथी बताया गया है। जानकारी ये भी है कि प्रियव्रत के मोबाइल नंबर की डिटेल के बाद वो पंजाब पुलिस के निशाने पर है।
हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई उस दिन मंजीत गांव में था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और कब पूछताछ में इनसे खुलासे होते हैं, क्योंकि अब शक की निगाहों से कई शूटर्स को देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी यही कहेंगे कि अभी तक जांच का नतीजा कब आएगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब 3 जून की बात करते हैं। 3 जून को सोनिया गांधी के कोरोना से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। यही कारण है कि वो अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने जांच के मामले में ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले। नेशनल हेराल्ड एसोसिएट जर्नल लिमिटेड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना कर रही सोनिया गांधी कोरोना संक्रमण की वजह से आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ईडी से आगे की तारीख देने का अनुरोध किया गया है। 1 जून को कांग्रेस की मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए बताया था कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस ने कहा था कि दोनों नेता एजेंसी के सामने पेश होंगे। हालांकि 3 जून को सोनिया गांधी के कोरोना से संक्रमित होने की खबर आई। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उनकी सेहत में सुधार है, लेकिन उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं इस मामले में राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। इससे पहले राहुल को 2 जून का समन मिला था, लेकिन विदेश में होने की वजह से राहुल गांधी ने आगे की तारीख मांगी थी। देखना होगा पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को ईडी कब की तारीख देती है। अब इस मामले में देखना होगा कि राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होते हैं नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में ईडी के सामने पेश हो सकती है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट कार्यक्रम में इतना ही। ख्याल रखिए अपना। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, क्योंकि खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। नमस्कार।